Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second lecture of database systems. In this lecture of database system, we discuss about the database planning and database architecture. Database planning and architecture क्या है, हमने ये database क्यों बनाई जाती हैं, वो हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो हमने ये देखना है कि हमने अब उस डेटाबेस को कैसे प्लान करना है और कैसे वो डेटाबेस बनानी है। तो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमने मूव करना है डेटाबेस डेवलपमेंट की तरफ प्रैक्टिकली कि हमने डेटाबेस किस तरह बनानी है और किस तरह अपने सिस्टम के साथ कोई भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं या सिस्टम बना रहे हैं तो उसके साथ हमने कैसे अटैच करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द डाटा एज अ रिसोर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका डाटा एक रिसोर्स के तौर पर काम करता है। डाटा उसका एक रिसोर्स है, डाटा उसका एक एसेट है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा उसकी नीड है, मीन के उसी डाटा एक वैल्यूएबल चीज़ है। डाटा एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास डाटा रिसोर्स क्या होता है, एन एसेट दैट हैज़ वैल्यू। कोई भी एक ऐसा एसेट जिसकी कोई ना कोई वैल्यू हो, एन इंकर कास्ट और उसके ऊपर उसको कास्ट बेयर करनी पड़ रही हो, वो उसका क्या कहलाता है, रिसोर्स कहलाता है। अब हम ये देखते हैं कि डाटा किस तरह हमारे पास क्या है, रिसोर्स है, वो कैसे एक एसेट है, उसकी कैसे एक वैल्यू है, उसके ऊपर कास्ट कैसे आ रही है। रिसोर्सेज इंक्लूड कैपिटल, इक्विपमेंट, financial assets, personal and data is an asset. database is a resource. database क्या है, एक रिसोर्स है। बिकॉज क्यों रिसोर्स है हमारी डाटा, जिसके अंदर डाटा स्टोर है। ऑपरेशनल डाटा हैज़ वैल्यू, जो करंट डाटा होता है वैल्यू, ऑपरेशनल डाटा होता है उसकी वैल्यू होती है, कीमत होती है। डेटाबेस इंकर कास्ट, डेटाबेस के ऊपर कास्ट भी आ रही होती है। प्रोफेशनली मैनेज बाय DBA, उसे कौन मैनेज कर रहा होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि डेटाबेस के ऊपर हमें उसकी वैल्यू भी है, उसके ऊपर कास्ट भी आ रही है और प्रोफेशनली लोग उसे मैनेज भी कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, डेटाबेस जो हमारा एक रिसोर्स है। ठीक है, इसी तरह जब हम करैक्टरिस्टिक ऑफ डाटा की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं हम ये देखेंगे अब कि डाटा बेस्ड इंफॉर्मेशन। डाटा के बारे में आप लोगों को पता है, फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट एनीथिंग इज नोन एज डाटा। रॉ, जिसे हम रॉ फैक्ट्स एंड फिगर कहते हैं, मीन कि अनप्रोसेस्ड डाटा। ठीक है, अनप्रोसेस्ड चीज़ें जितनी भी होती हैं हमारे पास क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। एग्जाम्पल, प्रिंट आउट ऑफ द टेबल्स एज दे आर स्टोर्ड। टेबल्स को ऐसे ही प्रिंट कर लो जैसे वो स्टोर हैं। इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस्ड डाटा। जब हम डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं, यूज़फुल फॉर द डिसीजन मेकिंग, तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया कि हमारे डिसीजन मेकिंग में डाटा की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और डिसीजन मेकिंग में कब हमारे लिए हेल्पफुल होता है, जब हम उस डाटा को किसी न किसी इन्फॉर्मेशन में तब्दील कर देते हैं, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में तब्दील कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आप लोगों के साथ एग्जाम्पल देता जाऊँ कि मैंने यहाँ पे डाटा स्टोर कर रहा हूँ सेल्स का। अब मैंने डिसाइड करना है कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट जो है मुझे दोबारा मंगवानी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट जो है ना मुझे इंपोर्ट करनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट ऑलरेडी मेरे पास क्या हैं, अवेलेबल हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर कोई ना कोई रिपोर्ट जनरेट करूँगा, उस डाटा में से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड करूँगा। इन्फॉर्मेशन कैसे फाइंड करूँगा, उसमें से मैं ये देखूँगा कि मेरे उस वीक में या उस मंथ के बाद अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई। तो जब मैं उसकी टोटल कॉस्ट मंथली जो है ना सेल निकालूंगा, तो तब मेरी क्या बनेगी, वो एक डाटा इन्फॉर्मेशन में तब्दील हो जाएगा, जो कि मेरी डिसीजन मेकिंग में मेरे लिए हेल्पफुल होगा। एग्जांपल है फॉर्मेटेड रिपोर्ट्स यूजिंग डेटाबेस को यूज़ करते हुए हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनकी रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। 4 लेवल्स ऑफ डाटा के हमारे पास क्या है, डिफरेंट लेवल्स होते हैं कि हमारे पास रियल वर्ल्ड डाटा है, कंसेप्चुअल मॉडल है उसका डाटा का, फिर हम लॉजिकल मॉडल ऑफ द डेटाबेस का लॉजिकल मॉडल होता है। ठीक है, और हमारे पास इसी तरह डेटाबेस अक्रेंसेस, मीन के डेटाबेस खुद जब एक दफ़ा बन जाती है तो उसके अंदर जो रिकॉर्ड स्टोर हो रहे होते हैं या रिपोर्ट जनरेट हो रही होती हैं, फाइल्स क्रिएट हो रही होती हैं,
तो वो हमारे पास फाइल्स के अंदर डाटा जा रहा होता है, तो वो हमारे क्या कहलाता है, अक्रेंसेस ऑफ डाटा। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताता जाता हूँ डिटेल में। अब रियल वर्ल्ड डाटा क्या होता है? इंटरप्राइज इन इट्स ओन इन्वायरमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके इन्वायरमेंट में जो हमारे पास डाटा रन टाइम पे जनरेट हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, रियल वर्ल्ड डाटा कहलाता है। मिनी वर्ल्ड और यूनिवर्स ऑफ द डिस्क्वायर, ठीक है, जो भी हम देख लेंगे। पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द डाटाबेस, जिसको हम किसके अंदर स्टोर करते हैं, डाटाबेस के अंदर स्टोर किया जा सकता है। कंसेप्चुअल मॉडल क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ कंसेप्ट। हमारा कंसेप्ट क्या है? हमारे माइंड में जो चीज़ है हमारा क्या कहलाता है, वो कंसेप्ट कहलाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमारा एक आइडिया हमारे मेंटल अप्रोच में है, हमारे माइंड के अंदर है, वो हमारा क्या कहलाता है, एक कंसेप्ट कहलाता है। अब हम उसको कंसेप्ट को, अब कंसेप्ट कैसे होगा? फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटाबेस बनानी है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को देखता हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, कोई भी वैल्यू है, तो हम कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हम डेटाबेस बनाना चाहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि डेटाबेस प्रोसेस के अंदर हमने ये देखना होता है, किसी भी सिस्टम की जब हम डेटाबेस बना रहे होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि उस सिस्टम के अंदर किस किस चीज़ का डाटा स्टोर करेंगे, यानी किन किन चीज़ों के बारे में डाटा स्टोर करेंगे, वो मेरी क्या कहलाती हैं, एंटिटी कहलाती हैं। हमने एग्जांपल ली थी कि यूनिवर्सिटी की एक डेटाबेस की, उसके अंदर हमने कहा कि स्टूडेंट का डाटा स्टोर करेंगे, क्लासेस का डाटा स्टोर करेंगे। स्टूडेंट मेरी एक एंटिटी थी, क्लासेस मेरी क्या थी, एक एंटिटी थी। फिर हमने कहा था कि फैकल्टी का यानी प्रोफेसर्स का डाटा स्टोर करेंगे, वो मेरी एक एंटिटी थी। तो ये मेरी क्या है, एंटिटी हैं जो मेरे माइंड के अंदर होंगी। ठीक है, तो जब हम इसी तरह अपने जो माइंड के अंदर हमारे पास जो चीज़ भी होती है, जब हम उसको एक अपने पेज के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर लिख रहे होते हैं तो बेसिकली हम उसका कंसेप्चुअल मॉडल बना रहे होते हैं। इसी तरह एंटिटी सेट क्या है? देखिए, स्टूडेंट एक एंटिटी है, स्टूडेंट इज़ एन एंटिटी। मेरे बच्चे गौर से सुनना है मेरी बातें, मैं भी एक कंसेप्चुअल बातें कर रहा हूँ, हम कंसेप्चुअल मॉडल पढ़ रहे हैं तो हम भी कंसेप्चुअल बातें कर रहे हैं, तो इन कंसेप्ट्स को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, मैंने कहा कि स्टूडेंट एक एंटिटी है, फैकल्टी एक एंटिटी है। ठीक है, इसी तरह जब मैं जैसे एक स्टूडेंट एंटिटी है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जब मिला लूँगा तो मेरा क्या बनेगा, एक एंटिटी सेट। क्या बनेगा मेरे पास, एक एंटिटी सेट, यानी स्टूडेंट्स का सेट। जब एक स्टूडेंट्स की बात करेंगे, स्टूडेंट मेरी एंटिटी है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट मिलकर क्या बनाएंगे, एक स्टूडेंट का सेट बनाएंगे। इसी तरह हमने एट्रीब्यूट की बात की थी। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? जैसे हमने एक एंटिटी ली, स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है, या टीचर एक एंटिटी है, तो उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट का कोई ना कोई नेम है, रोल नंबर है, उसका एड्रेस है, ये मेरे सारे क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। जो चीज़ें मैं किसी एक एंटिटी के बारे में स्टोर करना चाहता हूँ मेरे क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। तो फिर इन एट्रीब्यूट्स के आपस में क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि क्लास का और स्टूडेंट का क्या है, आपस में रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है, किस तरह का रिलेशनशिप है उनका? मैं कहता हूँ कि वन क्लास हैज़ मैनी स्टूडेंट, कि एक क्लास के अंदर क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा यानी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो उनका क्या है, वन टू मैनी रिलेशनशिप बन सकता है। ठीक है, इसी तरह एक स्टूडेंट एक ही क्लास के अंदर हो सकता है। अगर क्लास के स्टूडेंट का क्लास के लिहाज से देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, वन टू वन रिलेशनशिप बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ कंसेप्चुअल मॉडल के अंदर हमारे कंसेप्ट हमारे माइंड में होता है, जब हम उसको एक पेज के ऊपर लिख लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंसेप्चुअल मॉडल कहलाता है। अब कंसेप्चुअल मॉडल को मज़ीद हमारे पास हम क्या करने के लिए, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, किसी चीज़ को मिलके अगर कोई बंदा उसको देखे, कोई भी पर्सन देखे, उसको समझ आ जाए, ठीक है, इस तरह बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं, कोई ना कोई डायग्राम्स वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे कंसेप्चुअल मॉडल हम बना सकते हैं। जैसे ERD बनाते हैं, एंट्री रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है, बनाते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, कंसेप्चुअल मॉडल है, बेसिकली हम बना रहे होते हैं। मिलके यानी ये समझ लें कि अगर मैं इनको अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में कहूँ आप लोगों को समझाने के लिए, कि जब हम क्या कर रहे होते हैं, जो डेटाबेस का पहला स्टेप है, जब हम एक पेज के ऊपर अपनी डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि ये एंटिटी होंगी और इन एंटिटी का आपस में ये रिलेशनशिप होगा और ये इस एंटिटी के ये एट्रीब्यूट होंगे, जब एक पेज के ऊपर लिख रहे हैं ऐसे, तो हमारी क्या है, कंसेप्चुअल मॉडल है। इसी तरह जब हम कंसेप्चुअल मॉडल बना लेते हैं तो आप उसका लॉजिकल मॉडल बनाते हैं, लॉजिकल मॉडल ऑफ द डेटाबेस। लॉजिकल मॉडल मेरे बच्चे क्या होता है कि जब हम कोई ना कोई DBMS यूज़ करते हुए,
ठीक है, कोई ना कोई हम DBMS सेलेक्ट करते हैं। DBMS यूज़ करते हुए तो अब हम क्या करते हैं, अपनी डेटाबेस बनाना शुरू करते हैं। जैसे अभी अगर हम रिलेशनल मॉडल यूज़ कर रहे हैं, आगे मैं आप लोगों को मॉडल बताऊंगा कि मॉडल क्या होते हैं। अगर हम रिलेशनल मॉडल बना रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसका मतलब उसके अंदर हम टेबल बनाएंगे। अब हर एंटिटी का अलग टेबल बनेगा। जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है तो स्टूडेंट का टेबल बनेगा। तो हमने अब एक्चुअल में जो हमने पेज के ऊपर लिखा था, बनाया था, कंसेप्चुअल मॉडल ड्रा किया था, ठीक है, उसको अब हमने इम्प्लीमेंट करना है। DBMS के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, आप वो टेबल क्रिएट करेंगे। मीन क्या, हम उसके अंदर क्रिएट टेबल स्टूडेंट का टेबल हमने क्रिएट कर लिया। उसके एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे, एट्रीब्यूट बताएंगे कि एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे। जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट का नेम है, एड्रेस है, रोल नंबर है, ये मुझे चाहिए, ये एट्रीब्यूट क्रिएट करूँगा। उन एट्रीब्यूट की मैं डाटा टाइप बताऊंगा कि उन एट्रीब्यूट, जैसे सपोज स्टूडेंट है, नेम है, मैं कहता हूँ ये किस टाइप का होना चाहिए, वारचार, या हमारे पास क्या है स्ट्रिंग टाइप। अभी आप लोगों ने स्ट्रिंग टाइप पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जब SQL पढ़ेंगे तो SQL की हमारे पास क्या होती है, अपनी डाटा टाइप होती है। मैं कहता हूँ नेम जो है मेरे पास वारचार टाइप का होना चाहिए। उसकी लेंथ जो है मैं कहता हूँ कितने करैक्टर होने चाहिए, नेम के अंदर मैक्सिमम 20 करैक्टर होने चाहिए। तो जब हम ये उसकी लेंथ बता रहे हैं, ये उसकी हम डाटा टाइप बता रहे हैं, ठीक है, उस एट्रीब्यूट का नाम बता रहे हैं, ये अब एक्चुअल में हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, लॉजिकल मॉडल कहलाता है। तो लॉजिकल मॉडल के अंदर हमने ये देखना है मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा, ठीक है, रिकॉर्ड टाइप्स, रिकॉर्ड की टाइप्स कौन सी होंगी। मीन के जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उसके जो एक रिकॉर्ड बनेगा, मीन के एट्रीब्यूट मिलकर क्या बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं। तो मैं अभी आप लोग को ये सारी चीज़ें बताता जाता हूँ। तो उसके डाटा आइटम टाइप्स, जो हमारे डाटा आइटम्स हैं, मीन के एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी टाइप्स कौन सी होगी। डाटा एग्रीगेट्स, यानी अगर कोई हम सम वगैरह कर रहे हैं तो उनकी हमारे पास क्या एट्रीब्यूट्स, क्या टाइप होगी। स्टोर्ड इन द डाटा डिक्शनरी, तो ये हमारा जो लॉजिकल मॉडल है, ये जितनी भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डाटा अबाउट डाटा, ठीक है, मेटा डाटा का क्या मतलब होता है, डाटा अबाउट डाटा। डाटा अबाउट डाटा से क्या मुराद है मेरे बच्चे, डाटा अबाउट डाटा से मुराद ये है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया किस चीज़ का मैंने डाटा स्टोर करना है, नेम, नेम मेरा क्या है, डाटा है। अब मैं उस नेम के बारे में बता रहा हूँ कि मेरा ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, या हम SQL के अंदर वारचार यूज़ करेंगे तो वारचार टाइप का होना चाहिए, ठीक है, या मैं कहता हूँ उसका रोल नंबर जो है नंबर टाइप का होना चाहिए, उसकी लेंथ 10 होनी चाहिए। तो अब डाटा के बारे में डाटा बता रहा हूँ। तो ये मेटा डाटा मेरा कहाँ पे स्टोर होता है, डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी हमारे पास एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर हमारा क्या स्टोर होता है, मेटा डाटा स्टोर होता है, मिलके डाटा अबाउट डाटा स्टोर होता है, ठीक है। मिलके आगे जाके आप जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जब हम इंटेग्रिटी रूल्स लगाते हैं या हमारे पास डाटा हम इंटर करने लगते हैं, हमारी डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर होने लगता है, ठीक है। तो जो हमने रूल्स लगाए होते हैं वो रूल्स कहाँ पे स्टोर होते हैं, मेरे सारे के सारे डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होते हैं। तो वो जो हमारे डाटा इंटर करते वक्त जब हम डाटा सेव होने लगेगा डाटाबेस में, उसको जो कंपैरिजन करेगा कि ये हमारे रूल्स के मुताबिक है या नहीं है, कहाँ से रूल्स उठाएगा, कहाँ से मैच करेगा, डाटा डिक्शनरी से। हमारे रूल्स सारी चीज़ें जितने भी हम लगाएंगे वो बनाएंगे कहाँ पे स्टोर होते हैं, हमारे डाटा डिक्शनरी। तो डाटा डिक्शनरी एज अ चेक पॉइंट, हमारे एक चेक पॉइंट की तरह काम करेगी कि जितना भी हमारा डाटा इनकमिंग डाटा है डाटाबेस के अंदर वो हमारे पास वहाँ से चेक होके जाएगा। इसी तरह जब हम आउटगोइंग डाटा है डाटाबेस में से निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने जो रूल्स लगाए होंगे डाटा कहाँ पे स्टोर होंगे, हमारे डाटा डिक्शनरी में, वो देखेगा कौन सा यूज़र कौन सा डाटा ले सकता है, कौन सा डाटा नहीं ले सकता, वो भी डाटा डिक्शनरी से मैच होके जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं डाटा अक्रेंसेज, मीन के डाटा जब हमारे पास डाटाबेस इटसेल्फ हमारी क्या है, डाटा अक्रेंसेज में आता है कि डाटाबेस खुद होगी, उसके अंदर डाटा इंस्टांस का मतलब है कि एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो डाटा हमारे पास होगा वो हमारा क्या कहलाता है, एक डाटा इंस्टांसेस कहलाता है, डाटा के हिस्से कहलाते हैं। फाइल्स, ठीक है, हमारा डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, किस तरह, हमारे टेबल्स की सूरत में या फाइल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, ठीक है। 4 लेवल्स ऑफ डिस्कसिंग डाटा, जो अभी हमने डाटा डिस्कस किया है, ठीक है। रियल वर्ड कंटेनिंग द मिनी वर्ड, जो डाटा हमारे पास होता है, इसके ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, इंटरप्राइज, सम एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरप्राइज, उस इंटरप्राइज के कुछ एस्पेक्ट्स होंगे। जैसे एग्जांपल हम देख लेंगे कॉरपोरेशन है, यूनिवर्सिटी है, बैंक है, ये हमारे पास क्या है, इनका रियल वर्ड डाटा होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, स्टूडेंट इनरोलमेंट है, कस्टमर एंड अकाउंट्स, ये सारे रियल वर्ड डाटा के अंदर आते हैं, ठीक है। हमारा डाटा जब स्टोर कर रहे होंगे हमारा क्या है, रियल वर्ड डाटा है। कंसेप्चुअल मॉडल मैंने आपको बताया अभी कि एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, एंटिटी सेट और उनके रिलेशनशिप बताते हैं। जैसे स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, क्लास है, नेम है, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुका हूँ ये। इसी तरह लॉजिकल मॉडल है, लॉजिकल मॉडल में रिकॉर्ड टाइप, ठीक है, हमारे पास मेटा डाटा आएगा, डाटा डेफिनेशन, स्टोर्ड इन द डाटा डिक्शनरी, कहाँ पे स्टोर होती है, डाटा डिक्शनरी के अंदर।
रिकॉर्ड टाइप मीन के स्टूडेंट रिकॉर्ड टाइप क्या होगी, उसके अंदर क्लास रिकॉर्ड टाइप है या स्टूडेंट आईडी, क्लास नंबर, ये हमारे पास क्या है उसके रिकॉर्ड टाइप्स हैं। डाटा आइटम्स टाइप, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डाटा एग्रीगेशन, जैसे मैंने कहा एड्रेस कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रीट नेम स्टेट जिप, ये एग्रीगेशन है, इनके काफ़ी सारी चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं, एक डाटा बना रही हैं। डाटा अक्रेंसेस स्टोर इन द डेटाबेस, स्टूडेंट रिकॉर्ड अक्रेंस मीन के रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट, कोई एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं तो वो एक अक्रेंस है। डाटा आइटम अक्रेंस, जैसे यहाँ पे देखें कि डाटा आइटम हमने उसका नेम रोल नंबर स्टोर किया, नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, मेजर और उसका रोल नंबर। इसी तरह फाइल, स्टूडेंट फाइल विद 5000 स्टूडेंट रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी डेटाबेस कंटेनिंग द स्टूडेंट डेटाबेस फाइल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फाइल की सूरत में डाटा स्टोर होता है। जो हमारे एक स्टूडेंट की फाइल है उसके अंदर हमारे पास क्या है, स्टूडेंट का डाटा मौजूद है। अब डाटा की हमारे पास क्या है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डाटा सब लैंग्वेजेस। एवरी डीबीएमएस, जब हम डेटाबेस डीबीएमएस यूज़ करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई डीबीएमएस यूज़ करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे, तो उसके कोई ना कोई उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करेंगे। जैसे मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, एसक्यूएल यूज़ करेंगे। तो हर लैंग्वेज के क्या होते हैं, दो हिस्से होते हैं, बल्कि तीन होते हैं, यहाँ पे हमें दो हिस्से बताए गए हैं। तीसरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। एक हमारे पास उसका जो पार्ट होता है, मीन के ये समझ लें कि उसकी स्टेटमेंट्स को, जो हमारे पास अगर हम एसक्यूएल की एग्जांपल लेते हैं, जो एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स हैं उसको क्या कर दिया गया, उसके काम के लिहाज से ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। अब ऐसी स्टेटमेंट जो डाटा की डेफिनेशन के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाती है, किसके अंदर कौन से ग्रुप में डाला गया उसको, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। और कुछ ऐसी स्टेटमेंट होगी एसक्यूएल की जो डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, यानी कि डाटा के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ हो रही होंगी। मैं भी एग्जांपल भी देता जाता हूँ, तो वो हमारे पास क्या होगी, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आएगी। फॉर एग्जांपल डाटा डेफिनेशन की हम एग्जांपल देख लेते हैं, क्रिएट टेबल, हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है मेरी, क्रिएट टेबल, ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है किसको, एक टेबल को, कि ये टेबल होगा। मैं कहता हूँ सपोज उसका नाम बताता हूँ क्रिएट टेबल स्टूडेंट, आगे उसके ब्रैकेट में एट्रीब्यूट बताता हूँ कि उसके अंदर स्टूडेंट नेम, उसकी डाटा टाइप बताता हूँ varchar, और उसकी लेंथ बताता हूँ ब्रैकेट में 20। मैं आप लोगों को जब एसक्यूएल की क्यूरीज लिखवाऊंगा तो उसके अंदर भी बता दूंगा, देखें ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। तो अब आप लोगों ने ऐसी तमाम स्टेटमेंट्स विच आर यूज टू डिफाइनिंग द डाटाबेस, ठीक है, एलिमेंट्स, डाटाबेस एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ हो रहे होंगे, विच डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए यूज़ हो रहे होंगे। वो हमारे किसके अंदर आते हैं मेरे बच्चे, डीडीएल के अंदर, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आते हैं। यूज टू डिफाइन द डाटाबेस, डाटाबेस को डिफाइन करने के लिए यूज़ हो रहे होंगे। इसी तरह जब हम डाटाबेस को डिफाइन कर लेते हैं, डाटा उसके अंदर स्टोर कराते हैं, तो अब हम उस डाटाबेस के ऊपर, उस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या करते हैं, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो उसके ऊपर जैसे हमारे पास क्या करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, मैंने कि डाटा को, जो हमारा डाटा स्टोर है, अब उसके ऊपर मैनिपुलेट करने के लिए, उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो हमारे पास क्या होंगे, स्टेटमेंट यूज़ होंगी, वो किसके अंदर आती हैं, डीएमएल के अंदर, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर यूज़ आती हैं। इज़ यूज टू प्रोसेस द डाटाबेस, डाटाबेस को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट है, हमने डाटा आप सेलेक्ट कर रहे हैं, मीन कि हम कह रहे हैं डाटा निकाल के दो जो हमारे डाटाबेस में स्टोर है। तो इसका मतलब है क्या हो रही है, डाटा की मैनिपुलेशन हो रही है, डाटा के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, डाटा उसमें से निकाल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अपडेट डिलीट, डाटा उसमें से अपडेट कर रहे हैं, डाटा को डिलीट कर रहे हैं, मीन कि डाटा के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। डीडीएल के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहे थे, डीडीएल में सिर्फ हम उसको डिफाइन कर रहे थे, हम बता रहे थे ये टेबल होगा, ठीक है, हम उसके अंदर ये बता रहे थे ये टेबल की ये जो एट्रीब्यूट्स होंगे, ये उसके एट्रीब्यूट्स की टाइप्स होंगी, वो डीडीएल के अंदर आती है, जैसे क्रिएट स्टेटमेंट है, ठीक है। या फिर हमारे पास अगर हम व्यूज़ बना रहे हैं तो व्यू क्रिएट कर रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हमारी सारी डाटा डेफिनेशन में आती हैं। डाटा मैनिपुलेशन में जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे हमारे पास किसके अंदर आते हैं, डाटा मैनिपुलेशन के अंदर आते हैं। तीसरी हमारे पास होती है डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो वो हमारे पास किस काम के लिए, ऐसी स्टेटमेंट होती है उसके अंदर जो हम कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, ऑपरेशंस को कंट्रोल। सपोज मैं किसी को परमिशन देता हूँ कि ये जो पर्सन है मेरी इस डेटाबेस के ऊपर अपडेट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, ठीक है, और क्रिएट भी कर सकता है, तो मैं परमिशन ग्रांट कर रहा हूँ। तो मेरी एक स्टेटमेंट होती है ग्रांट की, ठीक है, ग्रांट, आगे मैं उसको क्या देता हूँ, अपडेट डिलीट, तो जिसको भी यूज़र को आगे ग्रांट, यूज़र के आगे यूज़र नेम देते हैं, और उसके बाद हम उसको आगे जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा।
मीन के उसको मैं परमिशन ग्रांट कर रहा हूँ, ग्रांट की या रिवोक की, या परमिशन जो मैंने दी हुई है उसको मना कर रहा हूँ, रिवोक कर रहा हूँ कि ये बंदा ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रही हैं। तो ग्रांट और रिवोक ये दो मेरी ऐसी स्टेटमेंट हैं जिसको हम क्या कहते हैं, DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेजेस के अंदर कहते हैं। डाटा सब लैंग्वेजेस मे बी एम्बेडेड इन अ जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हम इनको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। SQL की स्टेटमेंट, जैसे आप लोग विजुअल प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो तो मैं आप लोग को उसके अंदर स्टेटमेंट दिखाऊंगा कि हम ये SQL की स्टेटमेंट, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम यूज़ कर रहे होंगे अपनी C# के अंदर, सच एज जावा, C++, C#, COBOL एंड सो ऑन, विच इज़ कॉल्ड द होस्ट लैंग्वेजेस, जिसको हम क्या कहते हैं, होस्ट लैंग्वेजेस कहते हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, किसी और स्टेटमेंट यानी इन सब लैंग्वेजेस में से कोई ना कोई स्टेटमेंट लिख रहे होंगे। जैसे हमारे पास सिलेक्ट की स्टेटमेंट लिख रहे होंगे या क्रिएट की स्टेटमेंट लिख रहे होंगे, जो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। आप लोग, मैंने कहा कि ये जो सेमेस्टर है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो सब्जेक्ट स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद स्टेज डेटाबेस डिज़ाइन, डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिस्टम एनालिसिस अप्रोच टू डिज़ाइन अज्यूम, जो हम क्या कर रहे होते हैं, सिस्टम एनालिसिस अप्रोच टू डिज़ाइन अज्यूम एवरी सिस्टम हैज़ अ लाइफ साइकिल, कि हमारे हर सिस्टम, कोई भी सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं उसका क्या होता है, एक लाइफ साइकिल होता है, एक प्रोसीजर होता है, जो हमारे स्टार्ट से एंड तक हम क्या करते हैं उसको परफॉर्म करते हैं। एंड विल इवेंचुअली बी रिप्लेस्ड, और उसको क्या किया जा सकता है, रिप्लेस भी किया जाता है, ठीक है। मिलके जब हम क्या करते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे, दूसरे से पहले पे, पहले से दूसरे, ये हमारा क्या है, एक साइकिल है। स्टेज डेटाबेस डिज़ाइन सेंटर्स ऑन द फर्स्ट डेवलपिंग अ कंसेप्चुअल मॉडल, मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ, मेरे बच्चे परेशान नहीं होना, वही चीज़ें हम जो पढ़ चुके हैं अभी, कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, अपना कंसेप्चुअल मॉडल बनाते हैं, ठीक है। दैट इवॉल्व्स एंड सर्वाइव्स, जिसको हम बार बार चेंज करते रहते हैं, देखते रहते हैं। हम जब एक दफ़ा हमने कंसेप्चुअल मॉडल बना लिया तो उसको रिव्यू करते हैं, उसको चेक करते हैं कि भाई ये सही है, फिजिबल है या नहीं है, या हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसेप्चुअल मॉडल डेटाबेस मॉडल, तो ये हमारे कंसेप्चुअल डेटाबेस मॉडल की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। फेथफुली मिरर द ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आमतौर पर ये जो हमारे किसको मैच कर रहा होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, उनको मैच कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी एक सपोज एक शॉप है, और उस शॉप का क्या कर रहे हैं, हम एक सिस्टम बना रहे हैं। कैसे ये फेथफुली मिरर द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैनेज कर रहा है, अब मैंने उसकी डेटाबेस बनानी है। अब मैं ये देखूंगा वो क्या क्या करते हैं जी, वो चीज़ें सेल आउट करते हैं, परचेज करते हैं और सेल करते हैं। अब मेरी डेटाबेस मुझे क्या कहेगा कि एक सेल का रिकॉर्ड होना चाहिए, एक जो है मेरे पास क्या होना चाहिए, परचेज का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि मैं कंसेप्चुअल मॉडल बनाऊंगा, उसके अंदर एक सेल का टेबल बनाऊंगा, एक परचेज का टेबल बनाऊंगा। अब सेल में मुझे क्या क्या चाहिए और परचेज में मुझे क्या चाहिए, एटम है, एटम की क्वांटिटी है, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं टेबल बनाता हूँ एक परचेज़ का, पहले कि हमने क्या क्या परचेज़ किया, उसका आइटम नंबर, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि उसका आइटम नंबर के बाद उसकी क्वांटिटी, और उसकी जो मेरे पास है कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी आई, कितने हमने परचेज़ किए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डेट कि कब हमने परचेज़ किए, ये मैं एक टेबल बना देता हूँ। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जब सेल करते हैं तो सेल का मैं कहता हूँ कस्टमर आईडी, कौन से कस्टमर को हमने दिया, ठीक है, कितनी क्वांटिटी, कौन सी प्रोडक्ट आईडी, कौन सी प्रोडक्ट हमने बेची, और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि उसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बेची, ठीक है, और आगे डेट की कितनी, किस डेट को बेची, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो हमारे ऑपरेशन हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, ठीक है, अब उसको हम मैच कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन, जब हम कंसेप्चुअल मॉडल बना रहे हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं। फ्लेक्सिबल इनफ टू अलाउ द चेंजेस अ न्यू इन्फॉर्मेशन नीड्स अराइज, जैसे जैसे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती जाती है कि हमें हम फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि हम उसके अंदर तब्दीलियाँ कर सकते हैं। अभी हम कंसेप्चुअल मॉडल बना रहे हैं तो उसके अंदर तब्दीली होती जाती है, जैसे जैसे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे हमें पता चलता है तो उसके अंदर चेंजिंग होती रहती है। सपोर्ट मैनी डिफरेंट यूज़र व्यूज़, ठीक है, हमारे पास हम डिफरेंट यूज़र के लिए डिफरेंट व्यूज़ बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो उसके लिए अलग व्यू बना देते हैं, ठीक है। उसको मैं कहता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन नज़र आनी चाहिए, जो हमारे पास यूज़र है उसको कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन नज़र आनी चाहिए, तो हर एक के लिए अलग अलग व्यू बना देते हैं। व्यू जब बताऊँगा आप लोगों को आगे जाके, व्यू के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन, फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन को अभी हम नहीं देखते, सिर्फ हम ये देख रहे होते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या ज़रूरत है और हमें क्या बनाना चाहिए, ठीक है। इस तरह डज नॉट डिपेंड ऑन द मॉडल यूज बाय अ पार्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि हमारे डेटाबेस को डेवलप करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स यूज़ होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया रिलेशनल मॉडल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, हियरार्किकल मॉडल है,
तो जब हम कंसेप्चुअल मॉडल बनाते हैं तो इन मॉडल्स को भी नहीं देखते कि हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे। कंसेप्चुअल मॉडल हमारे पास सिंपल क्या है, हम एक अपने जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स होती हैं उसको अपने एक पेज के ऊपर मैप करते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे यहाँ पे देखें स्टेजेस इन द डेटाबेस डिज़ाइन। जब हम डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके कौन कौन से स्टेजेस हैं हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज द यूज़र इन्वायरमेंट, जो हमारे यूज़र का इन्वायरमेंट है, इनके जो हमारा कस्टमर है जो हम डेटाबेस बनवा रहे हैं उस इन्वायरमेंट को हमने मैनेज करना है। ठीक है, हमारे पास एनालाइज करना है कि क्या क्या वहाँ क्या क्या काम हो रहे हैं और किस चीज़ के डाटा को स्टोर करने की ज़रूरत है और किस डाटा की ज़रूरत पड़ती रहती है हमें। डेवलप द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल, उसके बाद कंसेप्चुअल डाटा मॉडल बनाएंगे। चूज़ अ DBMS, हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चूज़ करेंगे। उसके बाद डेवलप द लॉजिकल मॉडल बाय मैपिंग द कंसेप्चुअल मॉडल टू DBMS। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि DBMS को यूज़ करते हुए, ठीक है, हम जो कंसेप्चुअल मॉडल बना चुके होंगे हम उस कंसेप्चुअल मॉडल को क्या बनाएंगे, उसका लॉजिकल मॉडल बनाएंगे, उसको एक्चुअल में अब इम्प्लीमेंट करेंगे, बनाएंगे। डेवलप द फिजिकल मॉडल, फिजिकल मॉडल बनाएंगे कि हमें किन किन कौन सा हार्डवेयर चाहिए होगा, कौन से हमारे पास DBMS कौन सा यूज़ करेंगे और इसके बाद हमारे पास कौन सा सिस्टम यूज़ होगा, ये सारे फिजिकल मॉडल के अंदर आते हैं। इवेलुएट द फिजिकल मॉडल, उस फिजिकल मॉडल को हम क्या करेंगे, चेक करते हैं। फिर हम यानी तीनों हमारी फेज पूरी हो गई, कंसेप्चुअल मॉडल, लॉजिकल मॉडल एंड देन फिजिकल मॉडल। फिर हम जब डेटाबेस बन गई तो परफॉर्म ट्यूनिंग, हम उसकी ट्यूनिंग करते हैं, इनके उसको चेक करते हैं, इवेलुएट करते हैं। इफ़ इंडिकेटेड इम्प्लीमेंट फिजिकल मॉडल, ठीक है, अगर हमें सही मिलता है, उसके रिजल्ट सही आ रहे होते हैं इसकी ट्यूनिंग के बाद, हमारे पास चेक करने के बाद, तो हमें इसका मतलब उस फिजिकल मॉडल को हमने इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रहा है आप लोगों को कि जब हम एक एनालाइज द यूज़र इन्वायरमेंट पहले करते हैं, फिर उसके बाद डेवलप कंसेप्चुअल मॉडल। अगर हम कंसेप्चुअल मॉडल बना रहे हैं उसके अंदर हमें कोई एम्बिग्यूटी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम दोबारा किसके ऊपर जा सकते हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर, एनालाइज द इन्वायरमेंट। इसी तरह जब हमने कंसेप्चुअल मॉडल बना रही है तो चूज़ DBMS चूज़ करेंगे और फिर डेवलप लॉजिकल मॉडल। अब लॉजिकल मॉडल बना रहे थे, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, कंसेप्चुअल मॉडल से मैप कर रहे थे, दोबारा हम DBMS चेंज भी कर सकते हैं, उसके ऊपर वापस उसको रिव्यू कर सकते हैं। इसी तरह जब हमने लॉजिकल मॉडल बना लिया, फिर फिजिकल मॉडल की हमने चेक करना है कि हमारे पास फिजिकल मॉडल हमें बनाएंगे कि कौन कौन से हमारे फाइल सिस्टम कौन से होंगे, डाटा स्ट्रक्चर कौन से यूज़ होंगे, वो सारे हम क्या करते हैं फिजिकल मॉडल में देखते हैं। अगर उसमें फिर प्रॉब्लम आ रही है तो हम लॉजिकल मॉडल के ऊपर भी जा सकते हैं, फिर वहाँ से लॉजिकल मॉडल से DBMS की तरफ दोबारा जा सकते हैं। या फिजिकल मॉडल बना लिया, वैल्यूएट द फिजिकल मॉडल, उस फिजिकल मॉडल को हमने चेक करना है। फिर हमने सिस्टम को ट्यून करना है, सिस्टम को ट्यून कर रहे थे, फिर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम दोबारा DBMS के ऊपर भी जा सकते हैं, लॉजिकल मॉडल को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इन्हीं इन स्टेप्स के ऊपर हम वापस मूव कर सकते हैं। तो एट द एंड हमने उसको क्या कर देना होता है, फिजिकल डेटाबेस को इम्प्लीमेंट कर देना होता है। अब डिज़ाइन टूल्स हमारे पास क्या होते हैं, जब हम डेटाबेस बना रहे होते हैं कोई ना कोई टूल्स यूज़ करते हैं, मीन कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं कि तो हम उसे उसके अंदर उसने क्या कहते हैं, हम केस टूल्स, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। केस टूल्स क्या होते हैं हमारे, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या सिस्टम बिल्ड करने के लिए जो जो टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, केस टूल्स कहलाते हैं। अपर केस होते हैं ऐसे टूल्स जो हमारे क्या करेंगे, देखो अपर केस क्या है, अभी हमने कहा कि एनालाइज करेंगे उसको, उसका कंसेप्चुअल मॉडल बनाएंगे, फिर उसका लॉजिकल मॉडल बनाएंगे। ठीक है, ये डिज़ाइनिंग कर रहे हैं एप्लीकेशन की। तो हमारे पास यूज़ फॉर कलेक्टिंग एंड डिज़ाइनिंग द डाटा, डिज़ाइनिंग लॉजिकल मॉडल, डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन। तो इसके लिए जो जो हमारे सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे, जो हमारे टूल्स यूज़ होंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, अपर केस कहलाते हैं। लोअर केस क्या है, हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है जब डेटाबेस को, तो उसके लिए जो हमारे पास क्या होंगे, टूल्स यूज़ होंगे, तो हमारे लोअर केस टूल्स कहलाएंगे। यूज़ फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द डाटाबेस इंक्लूडिंग द प्रोटोटाइपिंग, डाटा कन्वर्जन, डाटा को कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास यूज़ हो रहे होंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। जनरेटिंग द एप्लीकेशन कोड, जनरेटिंग द रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, कोड जनरेट कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये इसके लिए जितने भी हमारे पास टूल्स होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, टूल से मुराद मेरे बच्चे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, यानी उसके लिए हमें जिन हार्डवेयर की ज़रूरत है या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वो हमारे क्या कहलाते हैं, टूल्स कहलाते हैं या केस कहलाते हैं। ठीक है, केस टूल्स कहलाते हैं। तो हमारे पास इसके बाद डिज़ाइनिंग के अंदर हमने क्या देखना है, एक तो केस टूल्स हमारे यूज़ होंगे, दूसरा डाटा डिक्शनरी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास मेटा डाटा स्टोर होगा, डाटा अबाउट डाटा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अलावा हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए जो यूज़ होते हैं, जिसके अंदर हम गैंट चार्ट वगैरह बनाते हैं। जो आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ चुके हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास जितने भी मैनेजमेंट टूल्स यूज़ होते हैं। अब डाटा डिक्शनरी क्या होती है, व्हाट इज़ डाटा डिक्शनरी? डाटा डिक्शनरी कंटेन द डाटा अबाउट डाटा, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, डाटा अबाउट डाटा होगा।
ठीक है। मीन के डेटाबेस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम लॉजिकल मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जितनी भी हम उसके लॉजिकल मॉडल के अंदर जितनी भी डेफिनेशन कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, किसी की डाटा टाइप बता रहे हैं, तो डाटा के बारे में डाटा बता रहे हैं, वो सारा कहाँ पे स्टोर है? हमारा डाटा डिक्शनरी के अंदर। कैन बी इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ DBMS। हमारी जो डाटा डिक्शनरी है वो अलहदा से भी हो सकती है, डेटाबेस DBMS का हिस्सा भी हो सकता है, फ्री स्टैंडिंग, ठीक है, और फ्री स्टैंडिंग यानी अलहदा से भी हो सकती है। यूजफुल फॉर किस काम के लिए यूज़ होती है? कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट डाटा, ठीक है, इन सेंट्रल लोकेशन। सेंट्रल लोकेशन के ऊपर जब हम क्या कर रहे हैं, कोई एक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। सिक्योरिंग द एग्रीमेंट ऑन मीनिंग ऑफ द एटम। एटम के ऊपर हम कोई ना कोई एग्रीमेंट्स लगा रहे हैं, मीन के कोई ना कोई, मैंने आपको बताया इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स यूज़ कर रहे हैं। कम्युनिकेटिंग विद द यूज़र, यूज़र के साथ क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरह आइडेंटिफाइंग द इनकन्सिस्टेंसीज, हमने इनकन्सिस्टेंसीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इनके सिनोनिम्स हैं, होमोनिम्स हैं, उनकी वजह से हमारे पास क्या आ रही हैं? इनकन्सिस्टेंसीज आ रही हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमारे पास क्या यूज़ होती है? डाटा डिक्शनरी यूज़ होती है। मीन कि मैंने आपको पहले बताया कि डाटा डिक्शनरी एक्ट लाइक अ चेक पॉइंट, कि हमारे पास डाटा डिक्शनरी फिल्टर द इनकमिंग डाटा एंड आल्सो फिल्टर द आउटगोइंग डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस टू द DB स्ट्रक्चर, ये हमें बताती है डाटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमारे पास कोई चेंजिंग अगर हमने करनी है तब भी हमें किसके ऊपर इम्पैक्ट होगा? हमारी डाटा डिक्शनरी के ऊपर इम्पैक्ट होगा। आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एटम, ठीक है, रिकॉर्डिंग द एक्सटर्नल लॉजिकल फिजिकल मॉडल एंड मैपिंग, यानी एक्सटर्नल लेवल को फिजिकल लेवल के साथ, फिजिकल लेवल को लॉजिकल लेवल के साथ मैप करना हमारे पास क्या कहलाए? किसका काम है? डाटा डिक्शनरी से मैपिंग हो रही होती है, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर है? डाटा डिक्शनरी से। तो इनकी जो हमारे पास लेवल्स हैं, जो भी आप आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल लॉजिकल फिजिकल मॉडल हमारे पास मैपिंग्स क्या होती हैं। रिकॉर्डिंग एक्सेस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसके अंदर सारी डाटा डिक्शनरी के अंदर कौन कौन कितना एक्सेस कर सकता है, किसको कितनी परमिशन है, वो सारी वो भी हमारी किसके अंदर होती है? डाटा डिक्शनरी के अंदर होती है। प्रोवाइडिंग द ऑडिट इन्फॉर्मेशन, कि जब अगर हमने ऑडिट करना है तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन, ऑडिट की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? डाटा डिक्शनरी से हम कर सकते हैं। इट्स मीन कि डाटा डिक्शनरी के अंदर हमारे पास सारी डाटाबेस के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, हमारे पास प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, ये हम अभी यहाँ तक पढ़ेंगे और फिर आगे ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर स्किल, ठीक है, ये प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग फेज़, ये फिर हम बाद में पढ़ेंगे कि डाटाबेस को हमने कैसे प्लानिंग कैसे करनी है और उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। अभी हम यहाँ पे डाटा डिक्शनरी हमने पढ़ी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन से हैं? टूल्स टू हेल्प प्लान एंड मैनेज द प्रोजेक्ट स्पेशली दूज विद मैनी पीपल। मैंने आपको पहले कहा कि आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ चुके हो, वहाँ पे आप लोग को ये सारी चीज़ें बताई गई होंगी, लेकिन फिर भी हम क्योंकि डाटाबेस पढ़ रहे हैं तो उसकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। इंक्लूड सेवरल टाइप्स ऑफ चार्ट एंड ग्राफ्स, कुछ हमें ग्राफ्स ज़रूरत बनाने पड़ते हैं, जैसे गैंट चार्ट है, ठीक है, पर्ट चार्ट है, जो हमें ये चार्ट बता रहे होते हैं कि कौन सा फेज़ कब कंप्लीट होगा। इसी तरह यूज़र स्पेसिफाई स्कोप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उसका किसी स्कोप बताने के लिए, ऑब्जेक्टिव बताने के लिए। इस तरह मेजर टास्क एंड फेजेस कौन से हैं, ठीक है, टास्क डिपेंडेंसीज, उन टास्क के आपस में कौन कौन से टास्क की डिपेंडेंसीज है, कौन से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इंटरलेट कर रहे हैं। रिसोर्स इंक्लूडिंग द पर्सनल टाइमलीनेस, सॉफ्टवेयर कैन, अब कौन कौन से हमारे पास सॉफ्टवेयर हमारे उसके अंदर हो सकते हैं। जनरेट द कैलेंडर्स जनरेट करने के सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास। प्रोड्यूस द ग्राफ विद डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोवाइड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द स्टाफ। ये हमारे पास क्या है? सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं जो एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए क्या हो सकते हैं? यूज़ हो सकते हैं। मीन के ये हमारे पास कौन कौन से होंगे? सेवरल टाइप्स के हमारे पास हैं, ठीक है, चार्ट और ग्राफ हो गए, यूज़र स्पेसिफाइज हो गए, या यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए सॉफ्टवेयर कैन हो गए, जो हमारे पास कैलेंडर वगैरह डिफरेंट हमारे सॉफ्टवेयर जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, ग्राफ जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए गैंट चार्ट फॉर द आर्ट गैरी डाटाबेस प्रोजेक्ट, ठीक है, एक डाटाबेस प्रोजेक्ट के हमारे पास क्या है? ये गैंट चार्ट है। ये हमें सारा सिर्फ ये बताया हुआ है कि कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिनिश कब होना है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, पहले वीक में क्या करेंगे, दूसरे वीक में कितना कंप्लीट किया, तीसरे वीक में। तो ये सारी चीज़ें हमारे गैंट चार्ट के अंदर हमें बताई जा रही हैं। तो हमारा डाटाबेस DBA, ठीक है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, जो डाटाबेस जिसकी सारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डाटाबेस को डिज़ाइन करे, उसको क्रिएट करे और उस पर इम्प्लीमेंट करे और उसके अंदर उसकी ट्यूनिंग वगैरह करे, अगर कोई इश्यूज़ आते हैं तो उनको रिजॉल्व करे। ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के हमारे पास काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के क्या क्या स्किल्स हो सकते हैं? DBA मस्ट बी टेक्निकली कम्पिटेंट, तो वो टेक्निकली क्या हो? इतना कम्पिटेंट हो, ठीक है, क्योंकि उसने डाटाबेस को डेवलप कराना है।
गुड मैनेजर, मैनेजमेंट भी उसकी अच्छी हो। हैव एक्सीलेंट इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। हैज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, यानी उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो प्लानिंग करेगा, डिज़ाइनिंग करेगा उस डेटाबेस की, डेवलपिंग उसको डेवलप करेगा, एंड मैनेजिंग द ऑपरेटिंग डेटाबेस। अगर डेटाबेस जो चल रही होगी, ठीक है, उसको मैनेज करना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। डेटाबेस डिज़ाइनर मे डू कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल डिज़ाइन, DBA डज फिजिकल डिज़ाइन, ठीक है। ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसका फिजिकल डिज़ाइन भी, इम्प्लीमेंटेशन भी वही करेगा। डेवलप द मैनेज सिस्टम, चाहे उसकी टीम हो, लेकिन ये सारे काम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की है? DBA की है, वो सारे काम ये करा रहा होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये प्लानिंग और डेवलपमेंट की क्या होती हैं? फेजेस होते हैं कि हमारे पास ये हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। अभी हम यहाँ तक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर तक स्किल्स तक हम ये पढ़ रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो मेरा ये लेक्चर था ये समझ आया होगा, ठीक है। और इसके अंदर अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग मुझे पर्सनल मेल भी कर सकते हैं। और आप लोगों से जब जूम के ऊपर इंटरेक्शन होगा तो आप वहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, मुझसे ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। अभी क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें से स्किप हो गई हैं जो मैंने आप लोगों को बाद में बतानी है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जितना भी हमारे स्लाइड्स के ऊपर चीज़ें हैं, कोई भी अगर आप लोगों के माइंड में सवाल आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि आप लोगों को ये लेक्चर कितना समझ आया। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और फिर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ हर लेक्चर में कि आप लोग प्रैक्टिकली मेरे साथ रहिएगा, साथ कीजिएगा, जो मैं कहूँ वो टास्क परफॉर्म कीजिएगा। अल्लाह आप लोग का हामी और नासिर हो। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे मेरा फ़र्ज़ पूरा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। विश यू बेस्ट ऑफ